अभिनंदन। बीएड और बीएसटीसी के साथ रीट प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले तमाम अभ्यर्थीगण 16 लाख से अधिक बेरोजगारों के सपनों को साकार करने वाली ये भर्ती बतौर अभ्यर्थी सिलेक्शन के बाद संभवतः 31,000 या अगर सरकार ने चाहा तो 51,000 के लिए रोजगार का आधार बनकर आएगी। दूसरा हमारा ज्वलंत मुद्दा बीएड धारियों की क्या हो सटीक रणनीति जिससे मिले दोनों लेवल में कामयाबी और 40% पाठ्यक्रम में संतुलन के साथ 100% सफलता का एक निश्चित आधार। चर्चा का गंभीर विषय है ये। क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। जो व्यक्ति दोनों में योग्यता रखते हैं, डर इस बात का उनके दिल और दिमाग पर हावी है। दो नावों में सवारी करेंगे, कहीं डूब न जाए, एक को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। मेरी कोई बाध्यता नहीं है कि आप दोनों ही परीक्षाओं को दीजिए, लेकिन एक बात सकारात्मक माहौल में एक बात हो जाए तो पता चलता है कि हम क्या कर सकते हैं। हमारी अपनी योग्यता दिखती है। हनुमान जी को याद दिलाया गया शक्ति तो वो 100 योजन समंदर पार कर गए थे। कुछ ऐसा ही अपना भी उद्देश्य। बीएड धारियों को रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड की अनुमति प्रदान करने के पश्चात की रणनीति क्या हो, यानी कुछ विवादित कथनों से बचना कैसे है आपको। जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें पहले से क्लियर थी लेकिन उसको ज़बरदस्ती उलझा दी गई और आखिरकार एक रास्ता बनता चला गया कि ये बीएड धारी दोनों ही लेवल की परीक्षाओं को दे पाएंगे। ये पहले से सत्यता थी, घूमकर वहीं पर आ गई। पहला सवाल, क्या लेवल प्रथम पर केवल बीएसटीसी का हक है? बिल्कुल नहीं। हक किस बात का? प्रतियोगी परीक्षा है, हर व्यक्ति परीक्षा देगा, जिसमें जितनी कैपेबिलिटी होगी वह उस सीट को सुरक्षित रख पाएगा। फिर बीएसटीसी अपना लाभ क्या देख रहे हैं, यहाँ पर वो ठीक है। बीएसटीसी का ये हक क्या कहें, एक आकांक्षा है उनकी कि हमारी योग्यता उच्च स्तरीय नहीं है आपकी तरह। हमने 12वीं के बाद बीएसटीसी की और अब बीएसटीसी के आधार पर जो नौकरी मिलेगी हमें वो मिलनी चाहिए। ये उनका हक नहीं हो जाता। ये किसी मौलिक अधिकार के दायरे में नहीं आ सकता किसी भी सूरत में संवैधानिक रूप से। तब फिर ये दिक्कत क्यों बन रही है? यहाँ सरकार को एक स्टैंड लेना होता है। सरकार यदि चाहें तो वो ये जरूर उनको आश्वस्त कर सकती है कि मेरिट जब क्वालिफाई होगी, मेरिट जब तय होगी, उस समय वो उनको प्राथमिकता दें। ये समझ में आया है और ये हो सकता है। इस पर बीएड धारी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन परीक्षा से आप किसी लेवल वाले को रोक दें, ये संभव नहीं है। प्रश्न संख्या 2, क्या हम लेवल प्रथम की तैयारी के चक्कर में लेवल 2 को खो देंगे? यदि बतौर अभ्यर्थी मेरे में दोनों योग्यता है और मैं ये परीक्षा दे रहा हूँ तो मेरे मन में एक बड़ा सवाल आएगा कि क्या मैं लेवल फर्स्ट में अपनी टांग फंसाता हूँ तो लेवल 2 की जिसकी मेरी एबिलिटी है वो खो दूँ, या 2 मैं दे रहा हूँ और फर्स्ट कल को सरकार बंद कर दें और मेरा रास्ता बंद हो जाए तो मैं कहीं उलझ तो नहीं जाऊँ। बड़ी दुविधा है। उन सभी दुविधाओं को स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर लीजिए। खंड प्रथम, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। बाल विकास शिक्षण विधियाँ प्रथम प्रश्न पत्र है आपका। प्रथम लेवल और द्वितीय लेवल दोनों का ही पाठ्यक्रम इसमें समान है। 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी अलग से नहीं करनी है, यह बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप रीट में बतौर अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं और आपके पास लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय दोनों की योग्यता है तो आपकी सबसे ज़्यादा जो एनर्जी खर्च हो रही है वो बाल विकास और शिक्षण विधियों को पढ़ने में हो रही है। और जो इसका प्रथम प्रश्न पत्र है मनोविज्ञान,
उस मनोविज्ञान के लिए हो रही है और उसमें बिंदुवार टॉपिक समान है, तो फिर आपने अलग क्या पढ़ा? कुछ भी नहीं। तो फिर क्यों नहीं हम यहाँ मानस बना लें कि ये 30 सवाल हमारा मजबूत है। अब आइए आप खंड जो इसका दूसरा है, खंड 2 में आपको भाषा मिलेगी जो भाषा प्रथम है। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, इन तीनों में से आपको लैंग्वेज चुननी है। सपोज कीजिए कि आप संभावना मैं बता रहा हूँ, आपने प्रथम भाषा के रूप में हिंदी का चयन कर लिया, तो लेवल प्रथम में तो आपको शब्दार्थ एक अलग पढ़ना है जो लेवल द्वितीय के काम का नहीं है। लेवल द्वितीय में आपको एकार्थी शब्द, विशेष्य, शब्द शुद्धि, शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ये अलग से पढ़ने हैं जो लेवल प्रथम के काम के नहीं हैं। तो कहने का मतलब, मेरी जो इस स्क्रीन पर आपके सामने लिखे हुए तथ्य आ रहे हैं, केवल इतना सा भाग है जो लेवल प्रथम और द्वितीय को अलग करता है, बाकी सब समान है। तो जब बाकी सब समान है तो क्या हम इतने का संतुलन नहीं बना सकते? इसमें हमारा दिमाग कहाँ उलझ जाएगा, या इसमें हमें कौन सी बड़ी भ्रांति में हम, ऐसा कोई टफ टॉपिक मुझे नहीं दिख रहा है बतौर हिंदी। मैं वापस आपको याद दिला दूं, मेरी प्रथम वीडियो में मैंने बड़े अच्छे से बोला है कि रीट में हिंदी में 30 में से 30 और आरपीएससी में 75 में से 71 सवाल जिसके सही हैं। सही किसको मानोगे आप चूज कीजिए। रीट लेवल जब विद्यार्थी दे रहा होता है उस पर कोई दबाव नहीं है, नकारात्मक अंकन नहीं है। जब वो आरपीएससी में बैठता है या आरएसएम एसएसबी की एग्ज़ाम देगा या वो सेंट्रल की कोई एग्ज़ाम दे रहा है, तो निश्चित तौर पे उसमें जो नकारात्मक अंकन है वो उसके दिमाग पे हावी होता है। 75 सवाल आप फेस कर रहे हैं आरपीएससी के, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, और आपका 70 से अधिक सवाल सही होता है। तो इसका मतलब ये है कि हिंदी का विश्लेषण आप सही कर रहे हैं। मैं उस आधार पर आपको बता रहा हूं। आप खंड सेकंड की ही बात कर रहा हूं, लैंग्वेज इस बार इंग्लिश की बात करते हैं। अगर आपने प्रथम भाषा के रूप में इंग्लिश को चूज करा है, भाषा आप प्रथम और द्वितीय में किसका चयन करें, इसके लिए मैं वीडियो बहुत पहले साझा कर चुका हूं आपको, और एक सकारात्मक रुझान भी मुझे मिला था। बहुत सारी दुविधाएं मैंने उसमें दूर करी थी। प्रथम लेवल और द्वितीय लेवल दोनों का ही पाठ्यक्रम समान है। भली भांति सुन लीजिए, प्रथम लेवल और द्वितीय लेवल दोनों का ही पाठ्यक्रम समान है, अर्थात 30 प्रश्नों के लिए तैयारी अलग से नहीं करनी है। अगर आपका लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश है तो आपको लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कुछ भी अलग नहीं पढ़ना है। खंड सेकंड में भाषा अगर आपने प्रथम संस्कृत ले ली है, आपकी प्रथमा जो है वो संस्कृतम है, तो लेवल प्रथम में माहेश्वर सूत्राणी और लेवल द्वितीय में उच्चारण स्थानानि संस्कृत भाषायां राजस्थानस्य संस्कृत साहित्यकारा योगदानम संबंधितः प्रश्नः, ये आपके अलग से रहेंगे। लेवल द्वितीय में आपका उच्चारण स्थल या राजस्थान संस्कृत साहित्य से जो रिलेटेड पार्ट है वो अलग से देखना है, और लेवल प्रथम के लिए माहेश्वर सूत्र को अलग से देखना है। इतना सा बैलेंस आपके खंड सेकंड में आपको बनाना है। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई अतिशयोक्ति मैंने आपको बता दी है। अब आप 30 और 30 60 सवाल से बाहर निकल चुके हैं। आप आइए 30 मेरे साथ खंड स में जो तीसरा भाग है आपका भाषा। सपोज कीजिए आपने द्वितीय हिंदी ले ली है, प्रथम भाषा आपकी अलग थी, द्वितीय आपने हिंदी ली है, तो लेवल प्रथम वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, ये लेवल प्रथम है जो द्वितीय से हटकर है। और लेवल द्वितीय में वर्ण विचार, वर्ण विश्लेषण, क्रिया विशेषण, शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखना, शब्दों के मानक रूप लिखना, शब्द ज्ञान, वही तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द और राजस्थानी मुहावरों का अर्थ और प्रयोग अलग आ जाएगा। यहाँ पे भी कोई अंश मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है जिसमें हमें अतिरिक्त दिमाग लगाना पड़े या अतिरिक्त ज्ञान का प्रयोग करना पड़े। वही है जिसको हम बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं।
खंड तृतीय में यदि आपकी द्वितीय भाषा के रूप में इंग्लिश शामिल है तो प्रथम लेवल और द्वितीय लेवल दोनों का ही पाठ्यक्रम समान है, अर्थात 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए तैयारी अलग से नहीं करनी है। इसका मतलब समझ लीजिए कि जिसने हिंदी इंग्लिश भाषा ले रखी है, हिंदी इंग्लिश भाषा ले रखी है, उसका प्रथम तो शाइको और दूसरा और तीसरा खंड जो है वो अभी तक ज़्यादा विचलन करने वाला नहीं आया है। खंड अगर तीसरा आपने द्वितीय भाषा जो है आपकी संस्कृत ले रखी है, तब भी आपके लिए खुशखबरी है कि आपका प्रथम और द्वितीय लेवल दोनों का पाठ्यक्रम समान है, अर्थात 30 प्रश्नों के लिए तैयारी अलग से नहीं करनी है। ये अंडरलाइन कर लीजिए। आपने इसको विश्लेषण किया या नहीं किया, किस प्रकार से आपने विश्लेषण किया था मुझे नहीं पता, लेकिन आज जो मैं आपको विश्लेषण दे रहा हूँ उसको गौर फरमाइए। एक एनर्जेटिक जो लेवल आप महसूस करेंगे, आपको एक यहाँ से आपके अंदर एक सोच पैदा हो सकती है कि किस तरह से हमारे लिए ये दोनों ही पेपर देना आसान बन सकता है। अब इस भाग का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा लेवल प्रथम में खंड 4 जो गणित खंड एवं पर्यावरण के लिए निर्धारित है, और लेवल 2 में खंड 4 जो गणित विज्ञान, ये जो है गणित विज्ञान, और खंड जो 4B है सामाजिक विज्ञान के लिए निर्धारित है। दोनों ही पाठ्यक्रम में शिक्षण विधियों का अंश एवं कुछ भाग में समानता मिलती है, लेकिन अधिकांश बिंदुओं पर विभिन्नता मिलेगी। यानी ये वो पोर्शन है, सब्जेक्ट का पोर्शन है, जहाँ पर कुछ समानता है और अधिकांश विविधता है। यहाँ आकर आपको सोचना होता है, आपको बैलेंस बनाना होता है, और जो मैंने हेडिंग डाली थी कि 40% संतुलन से 100% सफलता, तो वो जो 40% का संतुलन वो यहाँ आपके काम आएगा। अगर वो संतुलन रखने में आप योग्य हैं तो निश्चित तौर पर ये बड़ी कामयाबी है। आप लेवल 2 को बिल्कुल कंसंट्रेट कीजिए, लेकिन लेवल 1 को अवॉइड न करके एक हिस्सा वहाँ अपने दिमाग में डाल के रखिए। हो सकता है आपके भाग्य में सेकंड की बजाय लेवल प्रथम का अध्यापक बनना हो तो ये। और मैं आपको और बता दूं कि जब भी परीक्षा आयोजित होती है, परीक्षा से पहले हम अपना दिमाग लगा ले रहे होते हैं। परीक्षा के हर परीक्षा में आधार बदलता है, हमारी रणनीति बदलनी पड़ेगी। आज से 2 साल पहले की परीक्षा मैंने दी और मैंने क्या किया था, ये आज आपके काम का नहीं है, क्योंकि आज आपके सामने अभ्यर्थियों की संख्या पूर्व परीक्षा से अधिक है। आज आपके सामने पाठ्यक्रम का स्वरूप अलग है। आज आपके सामने ये जो इस परीक्षा की योजना है वो अलग है। जिस तरह से आपको पता है कि रीट में नकारात्मक अंकन नहीं होता, उसी तरह पेपर सेटर्स को भी पता है कि आपको इस लाखों की भीड़ में से हटाकर किस तरह से चयन किया जाना है। ओवरऑल रिव्यू एक बार पढ़ लें कि क्या बताना चाह रहा था इस वीडियो में और कहाँ तक मैं कामयाब हुआ हूँ। प्रतियोगी परीक्षा में अपना चयन करवाने के लिए प्राप्त दोहरे अवसर को एक सटीक रणनीति के साथ चयन में बदला जा सकता है। प्रारंभिक 90 प्रश्नों की तैयारी लगभग समान रहेगी। अंतिम 60 प्रश्नों में भी कुछ समानता होने से पाठ्यक्रम के एक निश्चित भाग के लिए ही आपको समय और अपना ध्यान केंद्रित करना है, ताकि दोनों ही क्षेत्रों में आपके चयन की संभावना अवश्यंभावी रूप से बने। किसी प्रकार की कोई दो नाव नहीं है यहाँ पर, किसी प्रकार का कोई दोहराव नहीं है यहाँ पर। केवल अपने मन को, अपने चंचल मन को शांत करना है और ये बताना है कि 40% का संतुलन हमें चयन के योग्य बना देंगे। और ज़िंदगी के इतने भंवर में उलझे हुए हम एक सरकारी नौकरी के लिए यदि इतना नहीं कर सकते तो फिर हमसे परिणाम की उम्मीद नहीं रखी जाए। बहुत सारी शुभकामनाएं। हर वक्त हर कदम एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, एक मोटिवेशनल लेवल को लेते हुए आप अपनी तैयारी जारी रखिए। हम परीक्षा की अंतिम घड़ी तक आपके साथ हैं और अब सब्जेक्ट वाइज
आपके साथ जुड़ता चला जाऊंगा। बेस्ट ऑफ लक। हर हर महादेव।